नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारी चर्चा का विषय है कि अचानक जो बजट में किए हुए वायदे थे, उनकी याद दिला दी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने। उन्होंने एक आक्रमण जैसा किया है अचानक कि ग्रीन स्टेट का जो स्वप्न मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिखाया है प्रदेश की जनता को, उस पे अमल शुरू ही नहीं हुआ है। और उनका आरोप है कि बिना प्लान के सीएम ने घोषणाएं कर दी हैं, सीएम ने सुर्खियां बटोरने की कोशिश की है और लगातार इस पे बयान दे रहे हैं, लेकिन बजट की जो घोषणाएं हैं उसके तहत ग्रीन स्टेट को लेके किसी भी तरह की योजना पे अभी तक अमल शुरू नहीं हो पाया है। उन योजनाओं में प्रमुखता कई योजनाएं थी। 1500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदनी थी, ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने थे, ग्रीन पंचायतें बनानी थी, 24 दिन में सोलर के बिजली के उपकरण लगने थे, ई ट्रक, ई बस पे अनुदान देना था, उपदान देना था बेरोजगारों को, कई तरह के बजट में था। लेकिन बजट को हुए भी 6 माह से अधिक का समय हो गया है और अब 6 माह बाद अगला बजट आ जाएगा, लेकिन योजनाओं पे अमल शुरू नहीं हुआ। अमल क्यों नहीं शुरू हुआ, इस पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं अमित सूद जी और प्रवक्ता भी हैं, वो हमारे साथ आज जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के राजीव किप्टा जी हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रदेश के अधीर रोहाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले अधीर जी आपसे जानना चाहूंगा, जो बजट आया था वित्त वर्ष 2023-24 का, उसमें एक ग्रीन स्टेट का सपना रखा गया कि 2026 तक 3 साल के अंदर अंदर इस हिमाचल को देश की इकलौती ग्रीन स्टेट बनाएंगे। ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दावा था, घोषणा थी। लेकिन अब विपक्ष ने हिसाब मांगना शुरू कर दिया है, क्योंकि 6 माह से ज्यादा का समय हो गया बजट को, लेकिन किसी भी स्कीम पे अभी तक कोई काम ऐसा नहीं शुरू हुआ कि जो स्कीम दिख पाए कि शुरुआत अच्छी हो गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने इनको घेरना शुरू कर दिया है। तो धीर जी, ये क्या थे, ग्रीन स्टेट का क्या स्वप्न था, क्या घोषणा थी? जी। जी राजीव जी, धन्यवाद। राजीव जी, सभी को पता है कि विपक्ष की जो भूमिका रहती है, सरकारों को जो सत्ता में है, कोई भी सत्ता में हो, उसे याद दिलाना कि आपकी ये घोषणाएं थी भाई, अब इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है, आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है। और जो जनता के इश्यूज हैं और पब्लिक रिलेटेड इश्यूज हैं, अगर उन पे बात हो, और जो ग्रीन एनर्जी को हमें यूज करना है, वो अब हिमाचल ही नहीं, इंडिया ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी इसके लिए एक बड़ी चिंता उभर कर सामने आ रही है। तो इसमें सीधी सी बात है कि हिमाचल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। जैसा आपने जिक्र किया कि इसके लिए सबसे पहले ये था कि जो हमारे प्रदेश में जो गवर्नमेंट लेवल पर सबसे पहले इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं इंडिविजुअल लेवल के बजाय, तो उसमें यह था कि जो हमारे प्रदेश में रजिस्टर्ड 21 लाख गाड़ियां हैं जो अभी फ्यूल बेस्ड एनर्जी पे चल रही हैं, और हाइड्रोजन कहीं ना कहीं उत्सर्जन के काम उससे बढ़ता है। तो उसमें था कि स्टेट लेवल पर जो अपनी गाड़ियां हैं, सबसे पहले तो 1500 जो बसें हैं स्टेट गवर्नमेंट की, उन्हें इलेक्ट्रिक किया जाएगा। फिर साथ में ये था कि अगर कोई भी प्राइवेट बस ऑपरेटर अगर बसेस खरीदता है, तो उन्हें या तो 50% सब्सिडी दी जाएगी या मैक्सिमम 50% की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही जी। ये भी जिक्र था कि अगर कोई भी ट्रक ऑपरेटर ट्रक खरीदना चाहता है, तो उसे 50 लाख तक की सब्सिडी, और इसी तरह के जो ई चार्जिंग स्टेशन है उनको लगाने के लिए भी 50% तक की सब्सिडी थी। और बाकी जैसा आपने जिक्र किया कि काफी लोगों को इससे जोड़ने के लिए कि जो सारी चीजें थी कि सरकार 40% तक सब्सिडी देने के लिए तैयार है कि जो सोलर प्लांट्स है इंडिविजुअल लेवल पर अपने एनर्जी कंजर्वेशन के, उसके लिए। तो वो सारी चीजें इसमें थी। इसमें देखिए एक चीज बहुत अच्छी है कि इंडिया का जो अभी वर्ल्ड लेवल पर हमारा जो एक स्टैंडर्ड रहा है वो बहुत अच्छा है। इंडिया का अकॉर्डिंग टू जो ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट है NEI 2021 की, उसमें इंडिया का जो स्टेटस है, अभी हम 4th नंबर पर है जो हम सोलर पावर को यूज कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। इसमें हमारा जी। अच्छा स्टेटस हिंदुस्तान का अभी है। और इसी दिशा में देखिए राजीव जी के इसी बजट में जो केंद्र सरकार का बजट था, उसमें भी जो उसको रिड्यूस कर सके हम कार्बन रिडक्शन को, और बैटरी एनर्जी स्टोरेज और जितना भी सोलर के जरिए, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 35,000 करोड़ का प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रखा है। अब ये सारी चीजें एक एक तरफ खड़ी हैं। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि अब जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं, ठीक है प्रदेश सरकार ने
ये बजट का प्रोविजन रखा, ये सुविधाएं दी। लेकिन राजीव जी, मैं एक जिक्र करना चाहूंगा कि ठीक है, सोलर पावर प्लांट्स हम लोग भी लगाते हैं, कई इंस्टीट्यूशंस ने लगाए हैं। मैं चंडीगढ़ बड़े समय 16-17 साल काम किया। पीजीआई ने जो अपना पूरा सिस्टम है वो सारा सोलर पावर प्लांट्स पे रखा है। उन्होंने सोलर एनर्जी को कंजर्वेट करने के लिए अच्छे सिस्टम्स तैयार किए हैं। और इंडिविजुअल लेवल पर भी हिमाचल में चाहे हिमऊर्जा है और ये दूसरे जो हमारे इंस्टीट्यूशन है हेल्प करते रहे हैं, लोगों ने भी लगाए हैं। लेकिन जो मौजूदा समय जहां पर सरकार ने ये प्रोविजन दिए इस साल के चालू वित्त वर्ष के बजट में, तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा राजीव जी। अगर मेरे घर की बुनियाद किसी कारणवश प्राकृतिक आपदाओं से गिर जाए, तो मेरी पहली प्रायोरिटी, और साथ में मेरा प्लान ये था कि मैं अपने छत पे सोलर पावर प्लांट लगाऊंगा। लेकिन जी जब मेरे घर की बुनियाद ही गिर रही है, तो मैं पहली कोशिश राजीव जी मेरी ये रहेगी कि मैं अपनी घर की जो मेरी बुनियादें हिल गई हैं, मैं उस तरफ थोड़ा ध्यान दे लूं। सोलर पावर प्लांट्स या जो सोलर कंजर्वेशन है उसकी तरफ जो मेरे प्रयास होंगे, वो मेरा एक सेकंड प्रायोरिटी उस समय हो जाएगा। और जो बजट में देखिए प्रोविजन किए गए, उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम आपको हेल्प करेंगे कि अगर बसेस खरीदनी है, ट्रक खरीदने हैं, ई पावर चार्जिंग स्टेशन लगाने हैं, या यूथ आगे आएंगे तो उनको हम सब्सिडी जितनी भी 50% तक ये थी। और जो पंचायत लेवल पर था, तो इसमें चाहे हम इंडिविजुअल लेवल पर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ये फिक्स है कि मैं अगर प्राइवेट बस ऑपरेटर हूं, ट्रक ऑपरेटर हूं, या ई चार्जिंग पावर स्टेशन लगाना पड़ता हूं, तो पहले मुझे आगे आना पड़ेगा, फिर सरकार उसमें हेल्प करेगी। तो ये सारी चीजें हैं। हम मानते जी हैं कि देखिए हिमाचल सरकार का प्रयास भी अच्छा है, केंद्र सरकार ने भी इसमें प्रोविजन रखा है। जी, केंद्र हिंदुस्तान की का जो सहायता तो स्टेटस रहेगी है इसमें। ग्लोबली, जो हमारा स्टेटस है सोलर एनर्जी को एक्सप्लोर करने का, वो हमारा स्टेटस अच्छा रहा है। लेकिन अब जी इसमें जो निजी भागीदारी है, जिन व्यक्तियों को सबसे पहले इस बजट में ये जो सुविधा दी गई है, उससे निजी तौर पर लोगों को भी आगे आना होगा। गवर्नमेंट ने ये जरूर कहा है कि हमारी जो अपने गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, 1500 बसेस हैं, उससे हम इलेक्ट्रिफिकेशन उनका करेंगे। तो वो देखना जरूरी है कि उस दिशा में 1500 बसों को खरीदने के लिए ही राजीव जी इस समय अगर हम देखें, तो कम से कम सरकार को ही बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो क्या जी सरकार ने उस बजट को अभी बचा कर रखा है? उस दिशा में वो बसेस क्या सरकार खरीद रही है? और ये सारी चीजें हैं। हाँ, जयराम ठाकुर विपक्ष के नेता है, उन्होंने ये बात जरूर की है और उनका जिम्मेदारी भी है। लेकिन जयराम ठाकुर साहब से भी एक दरख्वास्त करनी चाहिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को, कि आपने अपने हिमाचल में इंडस्ट्रियल मीट की थी, तो उस इंडस्ट्रियल मीट के हिमाचल को क्या नतीजे आए? तो अगर जयराम ठाकुर, सही बात है, वो तकाजा अगर सुक्खू से कर रहे हैं, तो सुक्खू को भी याद दिलानी चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल मीट हिमाचल में की गई थी, उससे हिमाचल को कितना रेवेन्यू आया, ताकि मैं सोलर एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ कुछ उसमें से हिस्सा लेकर आगे बढ़ता। जी जी अमित जी, आप सुन रहे थे, अधीर जी ने बताया कि क्या योजना थी, लेकिन योजना क्यों शुरू नहीं हो पा रही। दूसरा ये है कि अधीर जी ने कहा कि लोग तो आ रहे हैं, जो मैंने भी देखा है कि कोई बस खरीदना चाह रहा है, कोई ट्रक खरीदना चाह रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग स्टेशन, वो अभी तक कोई भी शुरुआत हिमाचल प्रदेश में नहीं हो पाई है कि कोई कहीं पे एक दो भी चार्जिंग स्टेशन बन जाते तब भी हम कहते। बेरोजगार कहाँ अप्लाई करें इस उपदान के लिए, वो अभी तक कोई तय नहीं है। कोई एक स्कीम का एक परफॉर्मा तो तय होना चाहिए। वो मेरे को लगता है कि जयराम जी का वो सवाल है कि कुछ तो हो, जब घोषणाएं हुई हैं, बजट की घोषणाएं हुई हैं, तो कुछ तो पेपर पे हो। क्यों अमित जी, आपका क्या मानना है? भाई साहब, पहले तो हमारे सीनियर पत्रकार अधीर जी ने जो बातें रखी हैं, मैं उन अधिकतम सभी बातों से मैं सहमत हूँ कि जैसा कि कहा उन्होंने। पर आप जब इस परिदृश्य में जाएंगे भाई, इसमें तो हम पाएंगे कि जब से ये सरकार बनी है, आप सबके ध्यान में है ये कि झूठ फरेब धोखे से बनी कांग्रेस सरकार हर कदम पे हिमाचल की जनता को धोखा दे रही है। मेरा, क्योंकि हर वर्ग परेशान है कि किसान अपनी फसलों को लेकर परेशान है कि वो अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि आपदा आई है, चलो
वो तो हमारे सभी के लिए है। पर सरकार का इसमें, केंद्र की सरकार ने हर संभव मदद देने की कोशिश की है। पर इसके साथ-साथ जैसा कि आज का परिदृश्य, जैसे आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति जो है वो अपने आप को छला-सा महसूस कर रहा है। बेरोज़गार हमारे युवा साथी हैं, वो रोज़गार की तलाश में हैं। सरकार ने कहा था कि 10 गारंटियों में कि हम युवाओं को भी नौकरी देंगे, और भी कई गारंटियाँ, माताएँ-बहनें जैसा सभी जानते हैं कि 1500 का इंतज़ार में हैं। तो जी, उसी नहीं, कड़ी में अमित जी, अभी हम ग्रीन स्टेट की बात कर लें। ग्रीन स्टेट को हाँ, लेके जो बजट में घोषणा है उनकी बात कर लें कि वो सरकार धरातल पे क्यों नहीं उतर पाई हैं। 9 महीने हो गए हैं और इस बजट को आए हुए 7 महीने। तो नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय जयराम ठाकुर जी ने बहुत अच्छा ये रखा है कि हम हेलो, हाँ, जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में कहा था कि हम हिमाचल को पहला हरित राज्य बनाने की तरफ अग्रसर, और उसमें बजट का भी प्रावधान, जिसमें प्रदेश को 2025 तक ग्रीन स्टेट बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसमें अभी तक इस दिशा में कोई भी काम नहीं हो पाया। जैसा प्रदेश के युवाओं को सोलर प्लांट में लगभग 40% तक की सब्सिडी देने की बात कही थी, चाहे ई व्हीकल को खरीद के लिए 50% सब्सिडी देने की बात कही थी, इसमें भी मुझे लगता है कि कोई कार्य अभी तक नहीं हो पाया। प्रदेश में जैसे कि एचआरटीसी ऑफिस को भी ई ऑफिस बनाने के लिए 1000 करोड़ का बजट जो प्रोविजन रखा गया था, 1000 करोड़ का बजट चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उसमें भी अभी तक कोई भी ये नहीं हो पाया। इलेक्ट्रिक वाहनों का जैसे 1500 बसों का ये रखा था कि एचआरटीसी की 1500 बसों को भी ई बस में बदलना था, उसमें भी बजट रखा गया था, पर मुझे लगता है कि उसमें भी कोई अभी तक सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं फ्रेम की है, या कंसर्न डिपार्टमेंट से कोई ऐसा नहीं बना है। ग्रीन कॉरिडोर की बात आई तो वो सब कुछ तो प्रदेश केंद्र की सरकार ने देना था, इनको तो सिर्फ चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने थे उसमें भी मुझे लगता है सरकार ने कोई ये नहीं किया है। 2 पंचायतों को, हर जिला में 2 पंचायतों को ग्रीन पंचायत बनाने की बात कही गई थी। मुझे लगता है सरकार उसमें भी कुछ नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि अभी तक पंचायतों का चयन भी नहीं हो पाया है, ऐसा भाजपा का मानना है। और जब चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करने की बात कहते हैं, तो चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करना मानते हैं कि इस आपदा की घड़ी में इन सब चीज़ों में थोड़ा डिले होगा। पर जो बजट की घोषणा है, जिनको लगभग 7 महीने हो चुके हैं बजट को, लगभग 6.5-7 महीने। तो उस दौरान आपदा, अभी जुलाई से हम लगातार इस आपदा में ये करें, पर उस तब तक कंसर्न डिपार्टमेंट्स को क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, और वहाँ से अभी तक क्या-क्या सरकार ने काम किए, आज आपके माध्यम से जनता जानना चाहती जी। पिमटा जी, जनता जानना चाह रही है कि जो ग्रीन स्टेट के लिए जो एक योजना तय की गई है, वो धरातल पे क्यों नहीं उतर रही हैं? बजट को 6.5 माह से ऊपर का समय हो गया आए हुए, लेकिन कहीं न कहीं विभागों को ये चीज़ें तैयार कर लेनी चाहिए कि आवेदन करें, ऑनलाइन करें या कैसे करें और उनको आगे दिया जाए। आप बेरोज़गार बस डालना चाह रहे हैं, कोई कुछ करना चाह रहा है, कोई सोलर पावर प्लांट लगाना चाह रहा है, लेकिन कहाँ आवेदन करें? सवाल ये है, अभी तक विभागों की कोई तैयारी नहीं है। कोई चार्जिंग स्टेशन भी बनाना चाहता है, जिसकी सड़क के किनारे ज़मीन है, वो चाहता है कि हम चार्जिंग स्टेशन बनाएँ और अपनी वहाँ पे शॉप-शूप भी खोलें और गुज़ारा करें, एक स्वरोज़गार अपनाएँ। वहीं एक बड़ा वायदा ये भी था कि जो मेधावी छात्र थे 20,000 उनको ई-बाइक पे 25,000 की सब्सिडी देनी थी। उस पे भी कुछ नहीं हुआ। शिक्षा विभाग ने कोई आवेदन नहीं माँगे, कुछ नहीं माँगे। बहुत से सवाल हैं जो जयराम जी ने एक वाजिब वक़्त में खड़े किए हैं और इनका जवाब अब माँगा जा रहा है। जी, चिमटा जी। जी, देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल जो माननीय मुख्यमंत्री ने ग्रीन हिमाचल का जो वादा किया था प्रदेश जनता के साथ, उसका अग्रसर है। और उन्होंने जो ग्रीन हिमाचल की बात की थी वो 31 मार्च 2026 तक की कही है, 25 तक की नहीं, 2026 तक की है। अब बात रही, किसी भी चीज को आपने इंट्रोड्यूस करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका तैयार होना चाहिए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री ने जितने भी प्रदेश के अंदर, चाहे वो शिमला से लगता हुआ इलाका हो,
मंडी का इलाका हो या जितने भी आपकी बाहर से एंट्रेंस है, वहां पर जितने भी नेशनल हाईवे है उस पे आपका चार्जिंग स्टेशंस करने के लिए जमीन चयनित कर दी है। और कहाँ के मैक्सिमम आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 70% जो आपकी जो लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड है। ये जहाँ पे गवर्नमेंट ने ये चार्जिंग स्टेशन लगाने हैं, तो उसको लेकर भी इंस्पेक्शन हो चुकी है और कई जगह तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जमीन भी उनको अलॉट उनके नाम कर दी है। जहां से अमित सूद जी आते हैं, कुल्लू की बात करूं मैं, कुल्लू में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को 2 जो चार्जिंग स्टेशन है वो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नाम कर दिया गया है। अब रही बात कि आपकी कुछ जगह ऐसी है जहां पे फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी है, एफसीए की क्लियरेंस लेनी है, क्योंकि आप जब तक एफसीए की लेंगे तब तक आप चार्जिंग स्टेशन नहीं लगा सकते। तो उसके लिए भी जॉइंट इंस्पेक्शन हो चुकी है, कहीं जॉइंट इंस्पेक्शन हो चुकी है, कहीं कहीं हो रही है। इन द मीन टाइम आपदा आ गई, आपदा की वजह से जो सारा काम रुक गया। और इतना ही नहीं, जितने भी हिमाचल प्रदेश में आपके पेट्रोल पंप्स है, उन पेट्रोल पंप्स पे भी चार्जिंग स्टेशन, जितने पेट्रोल पंप को बोला गया कि आप अपने चार्जिंग स्टेशन लगाए। उस कड़ी में भी जैसे HCL है, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उनका टाई अप है टाटा पावर के साथ। तो टाटा नहीं, पावर वो तो उनका वर्ल्ड वाइड, वो तो उनका पूरे इंडिया में वो है, वो तो वो कर रहे हैं। हम तो प्रदेश के प्रयासों की बात कर रहे हैं। हाँ, जी, उसी कड़ी में प्रदेश में जितने भी पंप्स है उस पे चार्जिंग स्टेशन, क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर मान लो बसेस लेते हैं तो बसेस के लिए चार्जिंग स्टेशन तो चाहिए, आपने गाड़ियां लेनी उसके लिए चार्जिंग स्टेशन, तो मूलभूत जो आपकी चार्जिंग का है वो पहले स्टेशन तो बन जाए तब तो आप लेके आए। तो उस दिशा में सरकार जो है बिल्कुल भरपूर काम कर रही है। और मैं बता रहा हूँ कि कहीं कहीं तो फॉरेस्ट जो आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनके नाम जमीन कर दी है चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए। कहीं जहां पर फॉरेस्ट की जमीन है उसके लिए FCA केसेस बना दिए गए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होती है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की होती है। उसके बाद वो जब FCA क्लियरेंस होती है फिर वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नाम चलती है, और जहाँ पे कि आपकी सारे ये चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। तो इसलिए उसको जी, FCA को तो सालों साल लग जाएंगे, और लक्ष्य है 2026 तक पूरी तरह से ग्रीन स्टेट बनाने का। तो अधीर जी, सवाल ये है कि वायदे बहुत हैं, लेकिन उनको ना शुरुआत करनी जरूरी होती है। और उसके लिए अभी बेरोजगार बोल रहे हैं कि ठीक है, हम गाड़ी डालना चाहते हैं, लेकिन आवेदन कहाँ करें? दूसरा, कोई चार्जिंग स्टेशन अपनी जमीन स्थापित करना चाहता है, आवेदन किस एजेंसी के पास करें? ये चीजें तो अधिकारियों को बजट जैसे ही पारित हुआ था उसके बाद तय कर लेनी चाहिए थी। बहुत समय बीत गया उन चीजों को। ये कहीं ना कहीं अफसरशाही पे सवाल तो खड़ा करता है। ये सुप्पू जी का ड्रीम प्रोजेक्ट को ये कहीं ना कहीं भटका रहा है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए अगर कोई भी गवर्नमेंट बजट में एक नई चीज लेकर आती है, ये बात बिल्कुल सही है कि उसके लिए पहले पॉलिसी क्लियर हो। और जो सबसे जरूरी बात है कि ग्रीन एनर्जी कंजर्वेशन का मसला है, और सबसे पहला फोकस ट्रांसपोर्टेशन पर दिया गया है इसमें राजीव जी। और देखिए ट्रांसपोर्टेशन अगर हम मेट्रो सिटीज में देखें, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, जितने भी NCR है, मुंबई, कहीं भी जाए हम, तो हमारे फ्रेंड्स के पास ही उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने शुरू कर दिए हैं। भले ही वो महंगे हैं, 20 से 24 लाख, 25 लाख, 20 लाख से कम कोई भी नहीं है, लेकिन उन्होंने लेने शुरू इसलिए किए कि उनके डोर स्टेप, घर द्वार से निकलते ही चार्जिंग स्टेशन है। तो सबसे बड़ी चिंता चार्जिंग स्टेशन की है। मैं और आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों नहीं लेना चाहेंगे, जब हमारे मतलब 3.5 रुपए में हम 1 किलोमीटर जा सकते हैं, या 3.5 रुपए में हम 10 किलोमीटर, कई गाड़ियों की कैपेसिटी इतनी भी है। तो इतने जब सुविधा हमें है आज के दौर में, जब पेट्रोल डीजल हमें पता है लगातार महंगा होता जा रहा है, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी इससे फायदा है, तो इस स्थिति में हर आदमी लेना चाहेगा। तो पॉलिसी जब इसका विधानसभा में इसकी घोषणा की गई, तो कम से कम हाँ इतना जरूर है कि जो बेसिक चीज थी कि चार्जिंग स्टेशन, ई चार्जिंग स्टेशन, आप देखिए कि HRTC के पास जो अपनी बसेस भी हैं, उनकी चार्जिंग के लिए भी शिमला में अब लगभग 150 बसें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। लेकिन मुझे पता है, हम सभी जानते हैं कि उनकी चार्जिंग के लिए भी हमारे पास अभी लिमिटेड चार्जिंग स्टेशन है। चार्जिंग स्टेशन है तो वहां बसेस खड़ी होने के लिए स्पेस नहीं है, तो बहुत दिक्कत आती है उनको। बहुत दिक्कत, उन बसेस को चार्जिंग में भी काफी समय लगता है, 1 से 1.5 घंटा उन बसेस को चार्जिंग में लगता है, हालांकि उनकी कैपेसिटी ज्यादा है। लेकिन जो गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां, सबसे पहले अगर हम देखें, जो एक इंडिविजुअल के ऊपर बात आनी है, इंडिविजुअल को आपने प्रोत्साहित करना है अगर, तो उसके लिए आपको कम से कम जो हमारे मेन नेशनल हाईवे है, शिमला से मनाली, शिमला से धर्मशाला, और कालका शिमला, और अपना कीरतपुर से लेकर मनाली, इस एरिया में मेन जो हमारे हाईवेज हैं, कम से कम कि उसमें हमारे चार्जिंग स्टेशन हमें मिले। देखिए राजीव जी, हम दिल्ली शिमला के बीच निकलते हैं,
आपने देखा होगा पानीपत और सोनीपत के बीच हरियाणा टूरिज्म के 3 रेस्टोरेंट्स हैं। जितनी देर जी में आदमी वहां पर अपनी रिफ्रेशमेंट, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर लेता है, वहां पर हरियाणा टूरिज्म के उन रेस्टोरेंट्स में ही साथ में ई चार्जिंग स्टेशन बन गए हैं। तो इस तरह जी की अगर व्यवस्था हो, जो हमारे मौजूदा इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, जो इसके लिए नई जमीन हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाड़ला घाट में हमारे पास होटल बागल है, अगर वहां पर उनके बिल्कुल। पास बहुत तो अच्छा स्पेस है। एचपीटीडीसी की बहुत प्रॉपर्टी है, वहां पे चार्जिंग स्टेशन बन जाए, बिल्कुल वो चार्ज बिल्कुल। करें, उनका खाना भी हमारे बिकेगा और ये भी चीजें होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, उसको तो दोहरा लाभ हो जाएगा। हमारे हिमाचल टूरिज्म की ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जहां पर उनके रेस्टोरेंट्स और अच्छे होटल हमारे हाईवेज पर हैं। तो वहां पर या अगर कुछ नई यूनिट्स भी आप खोलते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि एक तरफ चार्जिंग स्टेशन हमें मिल जाएंगे, और अगर खाने पीने के लिए आप कैफे भी खोलते हैं तो उससे भी हमारी आमदन स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो इस दिशा जी में मेरी ख्याल निजी तौर पर यही है कि सबसे पहले हमें चार्जिंग स्टेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, बाकी तो इंडिविजुअल को फिर आगे बढ़ना है। और जो आपने जिक्र किया कि जैसे बच्चों को से लेकर कहाँ अप्लाई करें, तो अब वो पॉलिसी में क्लियर करना चाहिए। लेकिन राजीव जी, पहला मसला वही आएगा कि मेरे डोर स्टेप पे कहाँ मैं चार्जिंग करने जाऊंगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल जी के लिए मुझे हर जगह पेट्रोल पंप का पता है। तो और जो हमें बिल्कुल। लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं, अगर मुझे यहाँ से धर्मशाला जाना है, कुल्लू जाना है, तो जो हमारे टूरिज्म वगैरह या दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, कहीं भी हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, वहां पर ई चार्जिंग स्टेशन हरियाणा टूरिज्म की तरह खोले जा सकते हैं अपने रेस्टोरेंट्स और कैफे में। जी जी किमटा जी, बड़ा अच्छा सुझाव आया है अधीर जी की तरफ से कि एफसीए की क्लियरेंस तो आती रहेंगी बड़े उनके लिए, लेकिन तब तक एचपीटीडीसी की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ सार्वजनिक और प्रॉपर्टीज हैं जो हाईवे पे हैं, उनमें इन चीजों को लगा दिया जाए ताकि लोगों का जो रुझान बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी कि मैं ई व्हीकल लूं। और वहीं ई व्हीकल के लिए दिल्ली में देखिए, दिल्ली में सबसे ज्यादा ई व्हीकल इस समय आ गए हैं। कारण उसका ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी शुरू की, क्योंकि ये गाड़ियां बहुत महंगी हैं, इन पे जो वैट है, जीएसटी है, कई तरह के टैक्सेस हैं, उनमें छूट दी गई, फिर ऊपर से थोड़ी बहुत सब्सिडी दी गई और लोगों ने बहुत खरीदा। हिमाचल को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री का सपना तभी साकार हो पाएगा। जी अधीर। बिल्कुल, जैसे रोहल साहब ने कहा है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप इसको कंडीशन देखा जाए, हरियाणा की कंडीशन कुछ और है, हिमाचल की कंडीशन कुछ और है, क्योंकि आपका जो ट्रैफिक के हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल पहाड़ी इलाका है, क्योंकि आपने अगर बसेस के लिए एरिया चाहिए तो आपको काफी सारी बसेस चाहिए जहाँ पे 10-15 बसेस इकट्ठी खड़ी हो सके। तो और जहाँ टूरिज्म की जो प्रॉपर्टीज, अगर आप, मुझे ध्यान है नहीं, तो वो छोटे व्हीकल के लिए हो जाएगी, छोटे व्हीकल के लिए, एलएमबी के लिए हो जाए। बिल्कुल। अब मैं बताऊँ आपको, पठानकोट से लेकर लाहौल के लिए तकरीबन 17 ऐसे पॉइंट्स चिन्हित किए हैं जहाँ पर आपके ये चार्जिंग स्टेशंस लगने हैं, पठानकोट से लेकर लाहौल स्पीति तक जो लेके ले जाता है। उसी तरह से शिमला से लेकर जो आपके परमाणु से लेकर शिमला को लेकर, वैसे तीनों जगह में। लेकिन अब मूलभूत सवाल यही है कि जब तक आपका चार्जिंग स्टेशन नहीं लगेंगे तब तक आप सारी चीजें कैसे करेंगे। इसी दिशा में जो सरकार है वो आगे बढ़ रही है और उन्होंने काफी निर्देश भी दिए और काफी हद तक जो होमवर्क है वो पूरा हो भी चुका है। अब जहां रही एफसीए की भी अल्टीमेटली जो जितनी लैंड चाहिए वो आपके डीएफओ के पास होती है, पावर लाइज विद द डीएफओ, है ना। तो एक होता है एफसीए में तो फिर आपका सेंट्रल को जाती है, लेकिन एफआरए जो एफआरए है वगैरह है, उसमें कुछ फॉरेस्ट डीएफओ के पास पावर्स है जिसमें कि जितना एरिया आपको चाहिए उसमें उतना एरिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देते हैं। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये है कि इन द मीन टाइम आपका पूरे प्रदेश में आपदा को लेकर जो काम था, जैसे रोहल साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं आपकी जब फाउंडेशन हिल जाती है तो पहले आप फाउंडेशन ठीक करते हैं, उसके बाद जी 2 माह से तो हम उसी में उलझे हुए हैं, पूरा जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, सितंबर भी ऑलमोस्ट चला गया, तो तकरीबन 3 महीने तो इसी काम में रह गए। तो इसलिए ये थोड़ा सा बैक स्टेप पे चला गया। लेकिन अल्टीमेटली जो सरकार का एक सपना है, माननीय मुख्यमंत्री का सपना है, 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को बिल्कुल जिसको ग्रीन हिमाचल बनाना है, उसको लेकर अग्रसर है। और उन्होंने साथ ही साथ काफी सारे जो युवाओं को जोड़ने का भी इसमें रखा हुआ है कि आप युवा आएंगे, कोई लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर युवा भी कोई इस तरह की गाड़ियां लेते हैं, लेकिन किमटा जी, स्कीम का ड्राफ्ट तो बजट जब पारित हुआ अधिकारियों को बना देना चाहिए था। ये स्कीम है, ऐसे आवेदन करना है, कम से कम अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही है इसमें। जी अमित जी, बोलना चाह रहे थे आप? मुझे लगता है मैं कि आपका थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना कम्युनिकेशन गैप है।
अल्टीमेटली, क्योंकि आप अल्टीमेटली जब आप जिला स्तर पे जब जाएंगे तभी तो आपको लोगों को या आम युवाओं को पता लगेगा। तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप है, और शीघ्र मुझे लगता है कि सरकार को ये कम्युनिकेशन गैप खत्म करके जितने भी धरातल पर जितने भी इस तरह के लोग हैं, खासतौर पे जिला लेवल जी पर, उन तक इस स्कीमों के बारे में पता चलना चाहिए। और मुझे लगता है कि बिल्कुल पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को इसमें अहम जो रोल करना चाहिए कि अल्टीमेटली उनके लिए क्या क्या स्कीम्स है प्रदेश सरकार द्वारा, क्योंकि सरकार की तरफ से जी कमी नहीं है, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स की कमी है कि जो उस स्कीमों को आगे जी, लोगों तक नहीं लेकिन पहुंचा ड्राफ्ट पा तो डिपार्टमेंट्स को बनाना पड़ेगा ना, पब्लिक रिलेशन भी उसी की पब्लिसिटी करेगा कि बिल्कुल भाई बिल्कुल उस बिल्कुल, कार्यालय वही जाइए, वही वहां मैं आवेदन कीजिए। वो बिल्कुल दिक्कत है। वही अमित मेरा अमित मानना अमित जी मेरा मानना है कि इसमें गंभीर प्रयास होने चाहिए थे। जिन प्रयासों की आवश्यकता थी, जो बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, उसमें गंभीर प्रयास होने चाहिए थे। हमारा सिर्फ आरोप यही है कि क्या, जैसा मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया कि छात्रों को जो ये करना था उसके लिए क्या है, क्या आपके पंचायत इस पे गंभीर प्रयास, क्या डिपार्टमेंट्स को कोई ऐसा कुछ दिया गया है कि वो या उनकी तरफ से अभी तक फीडबैक आया है कि हम किन पंचायतों पे या कितनी पंचायतों पे काम कर चुके हैं, जो हर जिला में 2 पंचायतें बननी है जो, या फिर ग्रीन कॉरिडोर में जहां पर सिर्फ चार्जिंग स्टेशन लगाने हैं, बाकी सारा काम तो केंद्र कर रहा है उस इको कॉरिडोर में। तो सब कुछ करना है, करने का मतलब है कि उसके लिए नीति और उसके लिए नियत स्पष्ट रखे, ये कि क्या इसमें हम काम कर सकते हैं और अभी तक क्या काम। मैं जनता यही पूछना चाह रही है, और मैं भी विपक्ष के नाते हमारा भी ये दायित्व है, और हम भी यही पूछना चाह रहे हैं कि अभी तक क्या हुआ, क्योंकि आपदा के साथ इसको रिलेट करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। जी चिमटा जी, एक सवाल ये भी है कि जो 1000 करोड़ का बजट प्रोविजन की बात कही गई थी 1500 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करने के लिए, कुछ बसें आई भी, लेकिन परिवहन विभाग बजट से जूझ रहा है। जो मैंने भी पता किया, जो फीडबैक आया कि परिवहन विभाग के पास पैसे नहीं है, वो अपना फ्लीट बदलेगा कैसे। और दूसरी बात, चार्जिंग स्टेशन सबसे बड़ी समस्या। अभी तक शिमला का जो तारा देवी में जो चार्जिंग स्टेशन बन रहा है, अभी तक उसको बिजली की सप्लाई उपलब्ध नहीं करवाई गई है। ये हालत है, दूसरे विभाग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। ये तो राजधानी की बात है। जी मैं वही कह रहा हूं कि अल्टीमेटली सरकार की कमी नहीं है, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स को अब पुल अप करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कमी क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंट में मैंने कहा ना, जैसे चार्जिंग स्टेशन भी लगने हैं तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, उसमें आपका ट्रांसपोर्ट भी इन्वॉल्व है, उसमें रेवेन्यू भी इन्वॉल्व है, उसी तरह से जिस डिफरेंट है, तो इनका कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स की कहीं ना कहीं खिंचाई करनी पड़ेगी। और माननीय मुख्यमंत्री का सपना भी है, तो मुझे लगता है कि मार्च में अभी बजट आया है, अप्रैल मई जून 3 महीने में ये काम चला था, जुलाई से आपकी आपदा आ गई है, जुलाई अगस्त सितंबर अभी आपदा का चला हुआ है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अभी 2-3 महीने और सरकार को देना चाहिए कि आपको एटलीस्ट पूरा क्लियर पिक्चर हो जाएगी, क्योंकि जहां तक मुझे अब जानकारी है, जो मैंने आपको साझा किया, उसको लेकर चार्जिंग स्टेशन को लेकर पूरे प्रदेश में काम चला हुआ है, और जहां जहां ट्रांसपोर्ट के नाम डिपार्टमेंट के नाम जमीनें भी हो चुकी है, एफसीए के उसके भी कुछ दिनों क्लियरेंस हो जाएगी और वो भी हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि कम्युनिकेशन गैप और डिपार्टमेंट्स के बीच में, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी चीज को आपने लागू करना है तो कम्युनिकेशन गैप ना रह के कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, तालमेल अच्छा होना चाहिए। तो उस, और बाकी सरकार की तरफ से इसके लिए 50 करोड़ का बजट भी रखा गया, जो माननीय मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर जो स्पीच भी दी थी कि 50 करोड़ इनिशियली स्टेज बेस के लिए बजट रखा गया है, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि तकरीबन 2-3 महीने के बाद एटलीस्ट पिक्चर विल बी क्लियर कि जो ड्राफ्ट बना है कितना है, कितने लोगों को इसका रोजगार मिला। और जैसा कि अमित जी ने कहा कि कौन कौन सी पंचायतें इसमें आएगी। आवाज म्यूट कर दिया आपने। जी, और मुझे लगता है कि कितनी भी 2-2 पंचायतें जो प्रदेश के अंदर जो आनी है, इसके अंदर वो भी क्लियर हो जाएगी कौन कौन सी पंचायतें जो है। लेकिन थोड़ा सब्र रखें, कारण क्या है कि आज मुझे लगता है अमित सूद खुद समझ सकते हैं कि सब्र जरूरी है, लेकिन सपना बड़ा है। सब्र भी जरूरी है, सपना बड़ा है। मैं अधीर जी ये जानना चाहूंगा कि हमने 2026 तक का टारगेट रखा है, 500 मेगावाट सोलर बिजली का दोहन हमने करना है, लेकिन डिपार्टमेंट अभी कुछ दिन पहले एक इश्तिहार देता है कि आवेदन कीजिए 500 किलोवाट के प्रोजेक्ट के लिए। ये जिस रफ्तार से ये अधिकारी चले हुए हैं, मुझे को लगता है कि सुक्खू जी की रफ्तार तेज है, सपने भी उनके बड़े हैं, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं उनसे मैच नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये विभाग भी उनके पास है, ऊर्जा का विभाग, लेकिन अधिकारी चल नहीं पा रहे उनकी रफ्तार के साथ। अब क्योंकि आधा साल हमारा निकल गया, 2.5 साल रह गए, 2.5 साल में 500 मेगावाट सोलर का हम कैसे दोहन कर पाएंगे, जब हम तो उसमें काम ही बड़ी स्लो तरीके से कर रहे हैं।
जी धीर जी। राजीव जी, देखिए, जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी 90 के दशक के आखिर में या मध्यार्ध के आसपास, तो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी बहुत ही ज्यादा, कहीं ना पता नहीं क्या एक अच्छी चीज थी, किसी की भी सरकारें रही हो। जब उस समय धूमल साहब की सरकार थी, जब हमने पत्रकारिता शुरू की, और उसके बाद कांग्रेस जी की सरकारें आई, ब्यूरोक्रेसी बड़ा एफिशिएंटली ये सोचती थी मेरे घर का काम है, जो भी सरकार योजना बनाती थी उसको अमली जामा पहनाने के लिए मेरे और आपके ऑफिसेज ऐसी जगह थे कि रात को 9-9-10 बजे भी हमने कई ब्यूरोक्रेट्स को मुख्यमंत्रियों के घर जाते देखा है कि मैं कुछ काम लेकर जा रहा हूं, ये करना है, ये करना है। लेकिन आज जो ब्यूरोक्रेसी है, वो जो शिथिलता है पिछले 10-15 वर्षों में, क्योंकि किसी भी कोई भी सरकार हो, उसकी जो यहाँ बात हुई अभी कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में कोऑर्डिनेशन, सारी चीजें, ये जो हमारे अपने ई चार्जिंग स्टेशन लगने हैं, इसमें 3-4 डिपार्टमेंट्स ही अगर मिलकर क्लियर कर ले, जैसा राजीव ने अभी कहा, इन्होंने कहा कि हमारा जो स्टेट लेवल पर ये हमें क्लियरेंस मिलनी है, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, रेवेन्यू है, और ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है फाइनल स्टेज पर आकर। तो ये लोग ही क्यों आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे? तो इस दिशा में जो हमारे मिनिस्ट्रियल लेवल पर है, सीएम लेवल पर है, वहां से अगर वो सख्ती दोबारा से दिखनी शुरू हो, जो 90 के दशक में और जो हमारे मुख्यमंत्रियों ने, वो एक सख्ती भी कहीं ना कहीं जरूरी है कि हाँ भाई, आखिर में जवाब मुझे देना है। अब आज पूर्व मुख्यमंत्री ने अगर सवाल पूछा है तो किसी ब्यूरोक्रेट से नहीं पूछा राजीव जी, सीधा जी सवाल सुखविंदर सिंह सुक्खू से किया गया है। बिल्कुल तो जब बिल्कुल, सवाल इम्तिहान सुखविंदर 5 साल बाद इन्होंने देना है जनता के बीच। हाँ, तो बिल्कुल उसके बाद जनता के बीच जो आपको डिलीवर करना है और जो जवाब देने हैं, वो सुक्खू साहब को देने हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो अपने 58 या 60 साल तक रहेंगे। उसके बाद या जो सीएम ऑफिस में एक हमारे गाड़ियां आती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें हमने देखा है कि उन इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स ही ज्यादा करते हैं। तो बेटर है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी थोड़ी सचेत हो, अपनी जिम्मेदारियां समझे, किसी भी क्षेत्र में है, चाहे ई चार्जिंग है या गवर्नमेंट की कोई भी दूसरी जी पॉलिसी है, ब्यूरोक्रेसी को, इस स्टेट को अपनी पेन देनी पड़ेगी। अगर प्रदेश पीड़ा में है, प्रदेश कुछ नया करना चाहता है, और देखिए राजीव जी, एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि इस प्रदेश ने तमाम प्रदेशों के बीच, हिमाचल ने तमाम पहाड़ी प्रदेशों के बीच, किसी की भी सरकारें रही हो, आप उत्तराखंड देख लीजिए या नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, एक मिसाइल कायम की है। यहाँ की जी सरकारों ने भरपूर कोशिश की है हिमाचल को आगे बढ़ाने की, साथ में ब्यूरोक्रेसी का साथ मिलता रहा। तो अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी ज्यादा पेन लेगी, हिमाचल को अपना समझेगी, तो सबसे खूबसूरत नतीजे आने वाले दिनों में भी हमें देखने को मिलेंगे। जी जी, चलिए आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य ग्रीन स्टेट बनाना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बहुत बड़ा सपना है 2026 तक, लेकिन जो कार्य है, उन्होंने जो बजट में योजनाएं रखी, उन पे काम कछुए की गति से चल रहा है। कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी सहयोग नहीं कर पा रही है, सुक्खू जी की रफ्तार के साथ वो मैच नहीं कर पा रही है। और चर्चा में यही उभर कर आया कि ये स्कीमें अच्छी हैं और प्रदूषण से भी इस पहाड़ी राज्य को निजात मिलेगी, एक रोल मॉडल बनेगा पूरे देश में, दुनिया में ये राज्य। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अभी ब्यूरोक्रेसी का कोई सहयोग दिख नहीं रहा है, योजनाएं बिल्कुल धीमी रफ्तार से चली हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की परफॉर्मेंस पे भी पड़ रहा है। तभी नेता प्रतिपक्ष ने इस राजनीतिक बयानबाजी दाग दी है इसको लेके। आगे भी वो सवाल करेंगे, वो विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। चलिए, आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।